ये छोटा योगी सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इनका नाम है संदीप ठाकुर। और शायद पुत्री में ऐसा कोई भी व्यक्ति व्यक्ति छोड़िए बच्चा इनको जानते हैं और वादी नाम से जानते हैं। दिनों से मेरा मन था कि इनसे सवाल जवाब करें, क्योंकि ये अधिकतर देखे मीडिया में आते नहीं है नेता, लेकिन जल्दी जो है यहाँ के जो लोकल पत्रकार है उनसे इंटरव्यू नहीं देते। लेकिन आज हम इनसे जो है लोकल पत्रकार होने के नाते लोकल नेता से भी मिल रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लिख करके लाए हैं, आप देख सकते हैं, और यही क्वेश्चन इनसे पूछेंगे। स्वागत है सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार प्रणाम। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, मंडलीय जो अस्पताल, इसके उद्घाटन से लेकर के अभी बहुत जो है सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि लोग जो है तमीज बातचीत कर रहे हैं, इसके बारे में क्या आप है? देखिए, उत्तरी अनुमंडलीय अस्पताल हमारे नेतृत्व विहीन होने की वजह से एक बड़ा मुद्दा बन गया हुआ। 2000 ईस्वी में भी गौशाला के पास उत्तरी नेत्रौन अस्पताल बनकर तैयार हुआ, मगर हमारे क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि उसका लाभ हम आम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। पुनः शाहिद अली जी 2005 में यहाँ से विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। उनके प्रयास से पुत्री में सीतामढ़ी वाले हाईवे किनारे 2006 में नए अस्पताल के निर्माण के लिए शिलान्यास हुआ। 2011 तक भवन बनकर तैयार है, मगर दुर्भाग्य देखिए उसका भी लाभ आम जनता को नहीं मिल पा रहा है। और इसके लिए मैं सीतामढ़ी जिला के जो हमारे माननीय लोग हैं उन्हीं को इसका दोषी मानता हूं। कहीं ना कहीं जनता की जो समस्याएं हैं, क्षेत्र की जो परेशानी है या जो समाधान है, ये लोग सही ढंग से मुख्यमंत्री जी के पास या स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री हैं या जो उनके सचिव हैं उनको कन्विंस लोग नहीं करा पा रहे हैं, या इसमें उन लोगों का कोई निजी लाभ हमारे विधायक लोगों को नहीं दिखता होगा। तो निजी लाभ नहीं दिखने की वजह से इस समस्या पर वो लोग रुचि नहीं लेते हैं, जबकि स्वास्थ्य जो यहाँ तक जो मामला है सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य बहुत बड़ा चिंता का विषय है। कई बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से हम भी ऊपरी अस्पताल को लेकर अपनी बात हम रखे थे, यहाँ के लोगों के पीड़ा के बारे में उनको मैंने अवगत कराया, मगर जो विधानसभा में सदस्य होते हैं उनकी जवाबदेही बड़ी हो जाती है। इस बीच में एक माहौल लोग बना रहे हैं, नेतागिरी ओछी नेतागिरी कर रहे हैं, ये टेंडर हो गया, उनकी कृपा है, इनकी कृपा है। कि भैया मैं कह रहा हूं कि इतनी कृपा करिए कि जनता के धन का दुरुपयोग बंद करवाइए और लोगों को जो संसाधन बनकर तैयार है उसका कैसे लाभ हो इस पर चिंतन करिए। अब मानकर चलिए कि 10 करोड़ रुपया लगभग गौशाला के पास जो अस्पताल बना था वहां बनकर तैयार हो गया, खत्म हो गया। पुनः स्टेट हाईवे के बगल में सीतामढ़ी वाली हाईवे पर जो बनकर तैयार हुआ है एक बड़ी राशि, वो भी उद्घाटन एक मिनट रोकेंगे। गौशाला जो आप अस्पताल की बात कर रहे हैं जी, सुने कि हम लोग का तो उस समय उम्र नहीं था, वो भी उद्घाटन का ही भेंट कर रहा था, और शायद लगता है जिस प्रकार से अभी इस हॉस्पिटल का बात कर रहे हैं इसका भी क्या वही नतीजा होने वाला है? जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें तो हम लोग बड़े संदेहास्पद स्थिति में है। एक अनिश्चित भय है। भय इस बात को लेकर है कि अच्छा इलाज का व्यवस्था पुपरी में नहीं है। पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल का जो भी लाभ है पुपरी पीएचसी को मिल रहा है, मगर अनुमंडलीय अस्पताल से जो लाभ जनता को मिलना चाहिए, जो आउटपुट होना चाहिए अस्पताल का, वो नहीं है। और जो अस्पताल बनकर तैयार है उस पर भी नेतागिरी हो रहा है। अब पुनः लोग कह रहे हैं जो बना हुआ बिल्डिंग है उसको भंग करेंगे, तोड़ेंगे, अब पुनः नया बड़ा बनाएंगे। मैं यही कहना चाहूंगा जो हमारे माननीय लोग सभी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो भी सुन रहे हैं उनके माध्यम से मैं बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं, बिहार सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के पास सभी की ओर से अपील करता हूं कि माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, हमारी आवाज आप बनिए और पुपरी में जो अस्पताल बनकर तैयार है उसको सुचारू करवाइए, उसको चालू करवाइए, उसका लाभ जनता को दिलाइए। अगर लगता है कि जनता को इससे भी ज्यादा देने की जरूरत है तो बगल में कहीं और नए जगह पर बड़ा सा और विस्तार इसका करवाइए। इसका विस्तार तो लगातार होता रहता है, तो आईजीएमएस का विस्तार हो रहा है तो पुपरी अनुमंडलीय अस्पताल का भी विस्तार हो जाएगा। मगर दुर्भाग्य देखिए पुपरी अनुमंडल टाउन में जो अस्पताल बनकर तैयार है, सबसे पिछड़े क्षेत्र को 12 अनुमंडलीय अस्पताल जो मिला था उसमें यह अस्पताल 2006 में मिला था, मगर 2025 में अब बताइए कि पुनः 6 महीना साल भर बिल्डिंग भवन पूरा जाएगा जो बना हुआ है, फिर उसका टेंडर होगा, फिर बनाने में साल 2 साल के बाद उसका प्रोसेस बनने का शुरू होगा, तो 2030-31 में इसका लाभ होगा। क्या 5 साल 6 साल में हमारे लोग बीमार नहीं होंगे?
इस पर चिंता करने की जरूरत है। बिहार में चुनाव होने वाला है, आगे विधानसभा चुनाव है, आप भी शायद तैयारी कर रहे होंगे, तो आपका मॉडल कौन सा होगा ये थोड़ा बताइए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं जो इस क्षेत्र के लोग हैं। मेरा मॉडल तो मेरे नाम से ही जुड़ा हुआ है। हम तो भाई हिंदू राष्ट्र में पैदा हुए हैं, हिंदू बनकर पले बढ़े हैं। हिंदुओं में कहीं भेदभाव हमारे मन में है नहीं। हम लोग तो है, कहा जाता है जेते पांव पसारिए तेते लंबी से, कहने का मतलब है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। योगी मॉडल बिहार में लागू होना चाहिए। तुरंत जो है सो अपराधियों पर नकल कसना चाहिए, गुंडों पर कार्रवाई होना चाहिए। अब हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं, माने फिल्म वगैरह लोग बनाए थे, अपहरण गंगा जल प्रकाश बनाया करते थे, तो साधु यादव सुभाष यादव वाला जमाना वापस नहीं आए। बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो और सच में योगी मॉडल लागू हो, कागज पर हवा हवा नहीं हो। आपकी सरकार, आपके द्वार का लाभ जनता को मिले, ऐसे लोगों को विधानसभा में चुनकर हम लोगों को भेजना चाहिए जो जनता का आवाज बने, न कि हमारे लिए सिरदर्द बन जाए। चलिए, आप ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इस विधानसभा के बारे में आप बोलेंगे, आपको बताना चाहिए, और शायद आपको इस क्षेत्र के जो है युवाओं से प्रेम रखने वाले नेता भी है, तो ऐसा क्यों हो रहा है जब प्रधानमंत्री का भी ये नारा है लोकल पर वोकल, और हमारे क्षेत्र में कोई बाहरी आकर के जीत करके जो है बन जाता है विधानसभा चुनाव या कोई भी चुनाव, तो इस पर क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे घर फूटे गंवार लूटे, गंवार फूटे जवार लूटे, जवार फूटे शमशाद लूटे। कहने का मतलब है कि सुसंध विधानसभा में जो हमारे सेकेंड लाइन के लीडर हैं, जो बहुत लंबे समय से विधायक बनने के लिए अपना कुर्ता पजामा सिला के रखे हैं, उन्हें हिम्मत तो है नहीं और चटुकारिता करने से उन्हें फुर्सत है नहीं, या व्यक्तिगत लाभ के अलावा उनका कोई नैतिकता है नहीं। क्या लगता है कि सीतामढ़ी में राजनीति का आंदोलन करना है? निश्चित रूप से हम लोग तो सभी दिन ही आंदोलन करते हैं, चलता फिरता आंदोलन है। डांड पर डेरा एक शब्द है हम लोग के शब्दावली में, तो डांड पर ही डेरा है। ना काहो से दोस्ती, ना काहो से बेरा, सबसे स्नेह है, सबका सम्मान है, हमारे मोदी जी का भी है, सबका साथ सबका विकास, और हिंदुत्व को हिंदू राष्ट्र बनाना है, भारत को अखंड बनाना है, सशक्त बनाना है, तो सबसे हमारा प्रेम है। व्यक्तिगत रूप से आपको इस बात का अनुभव है कि हमारे मन में किसी प्रकार का छुआछूत नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। छुआछूत इसलिए नहीं है कि आप प्रयागराज कुंभ में गंगा स्नान हो रहा है, वहां जाकर देख लीजिए कि छुआछूत का क्या मतलब है। अब भेदभाव का आप व्यक्तिगत जानते होंगे कि हमारी क्या औकात है। अगर किसी गरीब के साथ कभी भेदभाव हुआ तो उस भेदभाव होने वाले में हम लोग भी थे, हम लोग के साथ भी भेदभाव हुआ करता था, क्योंकि सामर्थ्य के नहीं कोनो दोष गोसाई, हम लोग गरीब लोग थे, सामान्य परिवार से थे, तो वो जो सामंतियों का पैदा था वो हम लोगों पर भी था। तो हम लोग तो गरीब के कोख से पैदा हुए, गरीब की दर्द और उसकी आवाज बनना चाहते हैं, गरीब के दर्द को समझते हैं। कई बार आपको देखे थे फेसबुक पर, आप पोस्ट किए थे कुछ बूढ़ी औरत के साथ जो है उनको गले से लगाते हैं, बहुत सारा पोस्ट आपका वायरल हुआ था, उसके पीछे क्या राज रहता है? एकदम देखिए, हमारे समाज में जब मुगलों का बहुत बड़ा आक्रमण हमारे हिंदू भाइयों पर हुआ करता था, उस समय में सभी गांव के प्रमुख द्वार पर महादलित डोम का घर बनाया गया, जिसको हम लोग राजा बोलते हैं, जिससे हमारे पूर्वजों की मुक्ति मिलती है। जब वही डोम महाराज हमारे, उनको ब्राह्मण का अवतार माना गया, राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण क्या क्या है जुड़ा हुआ है, डोम को भी ब्राह्मण कहा जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उस डोम के साथ जो ज्यादती होता था ये हमें स्वीकार नहीं। हम मानते हैं कि हम ब्राह्मण कुल से संयोग से अवतार लिए, गर्व की बात है, हर आदमी को अपने अपने जाति पे गर्व होना चाहिए। लेकिन मैं देखा कि बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य पंडित, हम भी एक ज्योतिषाचार्य का पोता हूँ, और अपने पूर्वज के उद्धार के लिए, जब मेरी दादी मरी थी, पहली बार मुझे आग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपनी दादी को मुक्ति के लिए मैं लिया, तो हमारे फूफा जी हैं, कहे कि इनसे बड़ी हाथ जोड़कर विनम्रता से इनसे आग मांगिए और कहिए कि हे महाराज आप अग्नि दीजिए, और इससे हमारे जो पूर्वज हैं इनको मोक्ष मिले, इनको मुक्ति मिले। मैं वैसा ही किया, तो मैंने उस आदर्श को अपने जीवन में ही उतार लिया। जब हम अपने दादी के लिए इनके पास भीख मांगने में हमको शर्म नहीं आया, और भक्त जैसे भक्त भगवान से मांगता वैसे मैं मांगा, तो सामान्य दिनों में इनका अनादर मैं कैसे कर सकता हूँ। इसीलिए मैं जहां मिलता हूँ प्रयास करता हूँ, कमजोर लाचार गरीब जो मिले उन्हें गले लगाने से मुझे खुशी मिलती है, और मेरे गले लगने से उन्हें आनंद होती है, तो उनके आनंद में ही मुझे आनंद ढूंढने में मजा आता है। चलिए, एक और क्वेश्चन है, और हम लोग खासकर युवा है, तो युवा के बारे में भी जो है, अभी जो युवाओं के बारे में जो सोच होगा आपके अंदर, हम लोगों की सोच अलग होगी, आप लोगों का सोच अलग होगा,
तो उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आपके अंदर क्या सोच है युवाओं को? युवाओं को तो यही कहेंगे, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, भारत के भविष्य है, दुनिया के भविष्य हैं। तो मैं इस देश के भविष्य से एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार आप उन्मुक्त हैं तो अन्य विकारों से भी आप मुक्त रहिए, और हमारी समाज में जो अराजकता है, जो बुराइयां हैं, इसको मिटाने में अपना योगदान करिए। बढ़ चढ़कर राजनीतिक कार्यक्रम में आप भाग लीजिए, राजनीति में हिस्सा लीजिए। राजनीति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को सिद्ध करिए। जिस प्रकार सभी काम को करने के लिए आप एक कार्य योजना तैयार करते हैं, उसी प्रकार भारत का दिशा और दशा जिस लोकतंत्र के माध्यम से तय होता है, जिस चुनाव से तय होता है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। इस महायज्ञ में मैं युवाओं को भाग लेने का आह्वान करता हूं और कहता हूं कि जब तक युवा नहीं आएंगे, चूंकि ईमानदारी का जो परसेंटेज है युवाओं में ज्यादा होता है, कोई भी युवा अधिकारी आ जाए, युवा नेता है, उनमें क्रांति अलग ही अलग होती जगाने की, एक अलग ही ऊर्जा होता है। तो मैं युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप नई ऊर्जा के साथ आप राजनीति में प्रवेश करिए, और राजनीति में जो बुराइयां हैं, जो पाखंड है समाज में, इसको मिटाने में आप अपना योगदान करिए। जो बुरे लोग हैं उनको रिप्लेस करिए, बेईमानों को हटाइए, ईमानदारों को लाइए। राजनीति से घृणा मत करिए। राजनीति से घृणा करने की वजह से ही भारतीय लोकतंत्र में दल दल जैसा स्थिति हो गया हुआ है। सभी दल जनता को सिर्फ ठगने का काम करते हैं, चुनावी जुमला बोलते हैं। चुनाव में नेता बड़ी मान सम्मान से आपके साथ गले बहिया करते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन चुनाव के बाद आपको गले लगाने में भी उन्हें शर्म आती है। आपसे हाथ मिलाने के बाद चोर से उन्हें हाथ धोना पड़ता है। तो वैसे माननीयों से मुक्ति लीजिए, और इस पर युवाओं का योगदान बड़ा भागीदारी निभा सकता है। जिस ओर जमानी जाएगा उस ओर जमाना जाएगा। युवाओं को मैं अपने दिल से आवाज देता हूं कि आप आइए। जरूरी नहीं है कि मुझे ही सुसंड का विधायक बनाइए, लेकिन कसम आपको सुसंड की भूली की है। आप किसी भी सुसंड के लाल को पुपरी चरोत और सुसंड में जो पैदा हुआ हो, उसे दलीय ही उम्मीदवार घोषित कर मैदान में लाइए और उन्हें जिताने का संकल्प लीजिए। आपकी लड़ाई में संदीप ठाकुर भी अपना योगदान करेगा। नहीं, ये तो आपकी बड़प्पन हो गई, लेकिन आज हम जानना चाहेंगे ऑन कैमरा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो युवा है खासकर, जो आपको चाहने वाले हैं, वो आपसे सुनना चाह रहे हैं कि सच में इस बार आप विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। दूसरे की बात हम नहीं कर रहे, आप क्या राय देंगे, लोग क्या बताना चाहिए, बताइए। आप चुनाव इस बार लड़ रहे हैं। देखिए, एको हम दूतो नास्तिक वाली बात तो हम करेंगे नहीं। निश्चित रूप से चुनाव लड़ने का या लड़ाने का दोनों ही निर्णय हमने ले लिया है। मेरा निर्णय है, यदि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के द्वारा सुरसंड, चरौत और पुपरी के ही लोगों को टिकट दिया जाएगा, बाहरी लाओ माने बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ, जो नारा हम लोगों ने बुलंद किया है, इस नारे को सफल करने में, सत्य करने में अगर राजनीतिक दल का सहयोग मिला तो हमें कोई चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये निश्चित है, जो राजनीतिक माहौल मैं देख रहा हूं, इसमें मेरी जो जानकारी है, यहाँ के जो वर्तमान विधायक है आदरणीय दिलीप राय जी, वो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर सुसंड के उम्मीदवार होने की संभावना है। और यहाँ के पूर्व विधायक, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाहिद अली जी की बेटी जेडीयू उम्मीदवार होगी। तो मैं जानना चाहता हूं कि 2015 में शाहिद अली का जो लोगों ने विरोध किया था, किन मूल्यों पर विरोध किए थे, किन सिद्धांतों पर विरोध किए थे। हम लोग शाहिद अली का विरोध इसलिए नहीं किए थे कि नागनाथ हटाओ और सांपनाथ ले आओ। जब बाहरी को भगाना था तो फिर दोजाना जी कैसे सफल हो गए, और दोजाना जी को हटाने में दिलीप जी कैसे सफल हो गए, और दिलीप जी के सामने में इकरा अली क्यों आ रही है, या और भी कोई महापुरुष जो घाई लगा के बैठे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, सुटकेस देकर आप सिंबल हासिल कर सकते हैं, लेकिन सुटकेस देकर आप जनता के दिलों में राज नहीं कर सकते हैं। कोई सुटकेस टेक्नोलॉजी से अगर सुसंड विधानसभा 2025 का चुनाव लड़ना चाहता है तो मैं उन्हें सचेत और सावधान कर देना चाहता हूं कि ये भूल बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मैंने संकल्प भी लिया है, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ निर्णय भी ले लिया है कि अगर इस बार स्थानीय उम्मीदवार पार्टी नहीं देगी तो हम लोग चुनाव निर्दलीय के रूप में लड़ेंगे। वफादारी अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सत्य के साथ खड़ा रहना, अगर मेरी बागी होना है तो बागी होना भी चाहिए। भगत सिंह बागी थे, महात्मा गांधी उनको बागी करार दिए। तेजस्वी यादव के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वो भी युवा, आप भी युवा। तेजस्वी यादव तो
जो संविधान बचाने की बात करते हैं, तो मुझे तो लगा कि उनके पिताजी को ही शर्म नहीं आता था, इनको कैसे शर्म आएगा। एक शिक्षक महोदय थे, कोई बच्चा खड़ा होकर पेशाब कर रहा था, गए शिक्षक महाराज की पिताजी को जाकर समझाएंगे तो देखा पिताजी छत पर से ही पेशाब कर रहे हैं। तो तेजस्वी जी का यही मायने है। तेजस्वी जी का जो है पूरा परिवार जंगल राज के यहाँ संस्थापक रहे हैं। लालू लवरी माने क्या बोले, वहाँ एक कंपटीशन चलता था, साधु यादव और सुभाष यादव इस फिल्म के डायरेक्टर हुआ करते थे, शाहबुद्दीन प्रोड्यूसर हुआ करता था, राजवल्लभ यादव फाइनेंसर हुआ करता था, प्रेमचंद्र गुप्ता केस। माने कहने का मतलब है तेजस्वी यादव अपने पार्टी में लोकतंत्र बचा लेंगे तब न देश और बिहार का लोकतंत्र रक्षा करेंगे। उनके पार्टी में लोकतंत्र है। अगर राष्ट्रीय जनता दल में लोकतंत्र के लिए कोई जगह होता तो रघुवंश प्रसाद सिंह राज्यसभा के बनने के इंतजार में मर नहीं जाते। अब्दुल वाली सिद्दीकी तेजस्वी यादव के आगे पीछे प्रयोग नहीं कर रहे होते। रामचंद्र पूर्वे जी रिटायर होकर यूं ही झाम नहीं कूट रहे होते। रघुनाथ जी मर गए, रघुनाथ झा जी उनके बेटा लोग जैसे झाल नहीं। कहने का मतलब है कि तेजस्वी यादव के लिए वंशवाद की परिपाटी है, वो राजतंत्र के युवराज हैं और हम लोग लोकतंत्र के साथ हैं। बिहार में राजनीति शब्द लोग कैसे बनाए हमारे देश में, इसके लिए मुझे आज भी ताजुब है। जब भारत लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ लोकनीति होना चाहिए था। राजनीति तो राजा महाराजाओं का खेल था। अब पता नहीं हमारे लोकतंत्र में राजनीति शब्द लालू जी, मुलायम सिंह जी, ममता बनर्जी के कृपा से ही राजनीति शब्द शायद आया होगा, नहीं तो यहाँ तो लोकनीति होना चाहिए था। चलिए, तो ये थे संदीप ठाकुर जी, जो सीतामढ़ी में इनको छोटा योगी के नाम से जानते हैं और काफी सारे राजनीति पर भी जो है खुल के बोलते हैं, किसी से डरते नहीं है, क्योंकि युवाओं का इनका काफी साथ रहता है और बड़े बुजुर्ग को भी बहुत सम्मान देते हैं। कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर द पीपुल एंड द पीपुल बाय द पीपुल। सही में डेमोक्रेसी में जो जनता होती है वही मालिक होती है और उसका पूरा अधिकार होता है। वो जब चाहेंगे, जिसको चाहेंगे वो गद्दी पर बैठा सकते हैं। बाकी यह इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही सभी पार्टी के नेताओं से आगे आपको इंटरव्यू करवाते रहेंगे, चाहे वो आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी, एनडीए, जो भी हो, सभी नेताओं का हम लगातार इंटरव्यू चलाएंगे, क्योंकि अब चुनावी माहौल चलने लगा है। धन्यवाद।